नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो पहचान को मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हरदोई से भाई करण पासी जी। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप कुमार ऑफिशियल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने जो कोतवाली का घेराव किया वो क्या मामला था पूरा? ये थाना कोतवाली जो हरदोई जिले के अंतर्गत आता है, इसका घेराव हम लोगों ने किया था। जी मामला था वाजिद नगर के एक अनुसूचित जाति के प्रधान जी हैं, जी माननीय राजेश कुमार जी, जी जिनके साथ में पुलिस थाने के अंदर थाना पिहानी में उप निरीक्षक अवधेश कुमार द्वारा अभद्रता की गई, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और गाली गलौज किया गया। उसके अलावा उनके साथ हाथापाई भी की गई। उसके बाद उन्होंने एसपी साहब को तहरीर देने गए, एसपी महोदय नहीं वहाँ पे मिले। जी उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे अपनी सूचना दे दी। उसके बाद में जांच सीओ हरियाणा को सौंपी गई। सीओ हरियाणा ने बिना किसी जांच के उप निरीक्षक अवधेश कुमार को क्लीन चिट देते हुए सारे जो आरोप थे उनको गलत करार दिया। लेकिन प्रधान के साथ में अभद्रता हुई थी, उसके 4 गवाह भी हैं जो उनके साथ में जिनके पैरवी लेकर के प्रधान जी गए हुए थे। मामला ये था कि एक एक्सीडेंट का मामला था। उन्हीं पीड़ितों को लेकर के मरीज को एडमिट करवा के उसके घर वालों को लेकर के वो गए हुए थे। वहाँ पे कांस्टेबल से वो जो दीवान जी हैं उनसे बातचीत हो रही थी उनकी। उसी बीच अवधेश कुमार आते हैं और पूछते हैं मामला क्या है, जबकि उनके कार्य क्षेत्र में वो मामला नहीं आता है और पूछते हैं। उसके बाद में उन्हें जानकारी मिलती है या उनको विपक्षियों द्वारा फ़ोन किया गया हो, वो तो मैं नहीं कह सकता, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने झूठ ही बोला कि साले यहाँ दलाली करने आते हो, जैसा कि प्रधान द्वारा मुझे अवगत कराया गया। उसके बाद में जब इसका विरोध किया प्रधान जी ने तो उन्होंने हाथापाई भी की प्रधान जी के साथ में। मेरा मानना यही है कि अगर एक प्रधान के साथ में ऐसी अभद्रता की जाती है, जो एक हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में जब इस तरीके की अभद्रता होती है अनुसूचित समाज का प्रधान के साथ में, तो अनुसूचित जाति के लोग जब थाने में जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे किसान मजदूर भाई हैं, वो जाते होंगे तो उनके साथ में क्या होता होगा, ये सोच के बहुत पीड़ा होती है। जब आपने आंदोलन किया उसके पश्चात क्या निष्कर्ष निकला इसमें? उसमें जांच चल रही है और हम लोगों ने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। जी अगर 2 हफ्ते के अंदर पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट नहीं किया जाता, प्रधान जी को संतुष्ट नहीं किया जाता, आपके अगर निर्दोष उपनिरीक्षक आपका निर्दोष है तो आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, उनके फुटेज प्रधान जी को दिखाएं और भीम आर्मी हरदोई की लीगल टीम को दिखाएं। और अगर ये लोग कैमरे की कैद में नहीं आते हैं तो फिर हमारे गवाहों को मंजूर किया जाए। और अगर एक्शन इसमें पुलिस प्रशासन हीला हवाली करता है तो हम लोग कोर्ट की शरण लेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और उपनिरीक्षक सहित उच्च पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो 15 मार्च से उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले हैं, उसके बाद आपके भी जिले में आएंगे, उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने कहा, ऐलान किया है, तो आपका कुछ रूट मैप आपने तैयार किया है? हमारा रूट मैप अभी हालांकि मुझे सूचना तो है, लेकिन कब आना है
जिस तरीके से वो आएंगे, अब वो बाई रोड आएंगे या कहाँ से उन्हें रिसीव करना है, कुछ सूचना उस तरीके की मिलेगी। हाँ, वो तो हम लोग बाद में ही उस हिसाब से ही रूट मैप तैयार किया जाएगा। अच्छा, अभी जो कुंभ में घटना हुई उसमें कई सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उसको सरकार ने आंकड़े छुपाया, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी वहाँ पे श्रद्धालु गए हुए थे, जिनकी भी ये दर्दनाक मौत हुई या इस हादसे में उनको चोटें आई हैं, उनके परिवार के लिए हमारी भीम आर्मी टीम की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, और जो लोग मृतक हैं उनके परिवारों को तथागत गौतम बुद्ध और हमारे बहुजन महापुरुष उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। और इसी बीच जैसे इसी कि बीच जी इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री एक हैं, बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी माने जाते हैं, वो बहुत लोग उनको मानते हैं। उन्होंने जी। इसी बीच टिप्पणी की थी कि जो लोग वहां पे मरे हुए हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, अब वही कहते हैं कि जिस पे बीतती है उसे पता चलता है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें पता है कि उनकी पीड़ा क्या है। ना आप समझ सकते, ना मैं समझ सकता हूँ, और ना ही ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी समझ सकते हैं। और जो उन्होंने बोला है कि जो लोग वहाँ पे मृतक हैं, जो कुचल के मर गए हैं, जी। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, ये कहना, इनकी इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ कि कोई भी अगर इतनी दर्दनाक मौत किसी की भी होती है तो वो कोई मोक्ष नहीं है। अच्छा, अभी चुनाव भी बहुत जल्द नजदीक आने वाला है, 1 साल बचा है, 2027 में चुनाव है। आपकी जी। कोई क्या तैयारी चल रही है वहाँ हरदोई में? यहाँ पे हम 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे वार्तालाप करके, और जो हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत होगी, और जिन प्रत्याशियों को पार्टी उम्मीदवार बनाएंगे उनको हम लोग संपूर्ण तरीके से भारी मतों से विजय बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारी तैयारी, गठबंधन की आशा किससे है, सपा से या बसपा से? देखिए, गठबंधन हम लोग अगर करेंगे भी तो मैं तो यही चाहूँगा कि बहन जी के साथ में गठबंधन हो, क्योंकि अब आप भी समझ सकते हैं और जनता भी समझती है कि सपा के साथ गठबंधन हमारी पार्टी नहीं करेगी। और बाकी फिर अगर ये पार्टियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों से, हमारे पार्टी के विचारों से सहमत होंगे तो इनके साथ गठबंधन किया जाएगा। अन्यथा हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं खुद के दम पे चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पार्टी के दम पे चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहन जी की तरफ कल आपके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने फ़ोन लगाया बीएसपी ऑफिस में, और वहाँ पर फ़ोन लगाकर कहा कि मुझे बहन जी से मिलना है। क्या लगता है, बहन जी मिलेंगी भाई से? वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो मिलना चाहेंगी मिलेंगी, नहीं मिलना चाहेंगी नहीं मिलेंगी। आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी वो कह चुके हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कि कई बार हमने प्रयास किया है, लेकिन बसपा के कई लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई भाजपा की बी टीम है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, अब लोगों का मत है। आपने देखा होगा जिस समय मान्यवर काशीराम साहब सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, साइकिल से जा करके बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे, उस समय भी लोग
हमारे ही बहुजन समाज के लोग काशीराम साहब के तंबुओं को उखाड़ के फेंक देते थे, बोलते थे कि ये कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन अंत में क्या हुआ, आपने भी देखा और हमने भी देखा और हमारे बहुजन समाज ने भी देखा। काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचारों को और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, जब वो पार्टी भटकी अपने महापुरुषों के मिशन से, तो जनता ने भी और बहुजन समाज ने भी अपना रुख मोड़ने का काम। 2027 का चुनाव आप किस नारे के साथ लड़ेंगे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ? मैं तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की ही बात करूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और पूरा देश जानता है कि जो भी देश के संसाधन हैं उन पे कुछ संख्या के लोग, कुछ आबादी के लोग सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। मैं सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात तब करूंगा जब हमारे जितने भी सरकारी पद हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी IAS PCS, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, सारी जगहों पे आप जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाल ही में रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या ये सही है? दिल्ली में मुख्यमंत्री, देखिए जो लोग सत्ता में हैं, आप भी समझते हैं और बहुजन समाज भी समझता है कि किसकी क्या मानसिकता है। और जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जो उनके विचार हैं, जो लोगों के प्रति उनका भाव है, स्वभाव है, उससे तो वो मुख्यमंत्री के पद पे उनको नहीं रखना चाहिए। बीजेपी के पास में और भी कई नेता। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए था? SC ST या OBC माइनॉरिटी कौन होना चाहिए था? देखिए वो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि SC दिल्ली ST में OBC माइनॉरिटी का होना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा दलित की संख्या और दलित में सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज की संख्या है, तो आपके हिसाब से क्या राय है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो उस मुख्यमंत्री पद के काबिल हो, जो समाज को और प्रदेश को, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए, जात के आधार पे या समाज के आधार पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ इस समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि एक राज्य संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। हाँ, वाल्मीकि समाज के लोग क्या शिक्षित नहीं हैं शिक्षित। अगर उनके अंदर काबिलियत है तो उनको भी बनाना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने उनको तिरस्कृत किया है और हमारे बहुत सारे लोग आज भी घृणा करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए, जिससे भाजपा की छवि अच्छी हो कि हाँ वो सिर्फ कुछ समाज को लेके नहीं, पूरे समाज को, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी भी अभी हाल ही में जाति धर्म से आता हो, लोग, नेता लोग कहते हैं, RSS के लोग, कि संविधान हम बदल देंगे, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए संविधान बदलना इतनी छोटी बात नहीं है, और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो हम जैसे हर ज़िले में जिला अध्यक्ष तैनात कर रखे हैं संविधान की रखवाली के लिए और हमारे बहुजन समाज की रखवाली के लिए, तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? आपने शायद हरदोई का 21 अगस्त वाला प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। अगर संविधान की तरफ आंख भी किसी ने उठाई तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये बहुजन समाज के लोग करेंगे। अच्छा, एक अभी जो भीमा कोरेगांव सौर दिवस का प्रोग्राम हुआ 1 जनवरी को, तो उसमें मैं खुद गया था वहां पर,
तो मैंने एक जी, जो जी। टूल पड़ता है उससे पहले पहुंचने से, भीमा कोरेगांव स्तंभ है उससे पहले एक टूल पड़ता है, उस टूल के गेट पर पूरा जी, एक लंबा पोस्टर किसी ने लगाया था और उसमें सभी बहुजन नेताओं की फोटो जी। लगी थी और उस पर लिखा था एक हैं तो सेफ हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात, जिसने भी लिखी बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन हम एक हैं कब? जब वोट लेना है तब, जब हमें सरकार बनानी है तब, और जिस समय हमारे SC ST OBC के भाइयों पे, माइनॉरिटी के भाइयों पे जब कुछ अगड़े वर्ग के लोग अगर प्रताड़ित करते हैं तो कहाँ रहती हैं ये सरकारें? कहाँ रहते हैं ये एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे देने वाले? क्या ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं? आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहले हुआ करती थी, तो क्या जरूरत पड़ी आजाद समाज पार्टी जी। बनाने की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से भी पहले पार्टी हमारी थी। तो जब कोई नेता, और वही कहते हैं ना, भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी बोला था, अगर किसी व्यक्ति को उसकी हैसियत के हिसाब से, उसके जनाधार के हिसाब से अगर उचित पद नहीं मिलता है, उचित भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तभी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक खास सवाल कि अगर संविधान जी। खत्म होता है तो किस हद तक आप क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, आपने शायद बहुजन समाज का इतिहास पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और ना पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जब भी हमारे देश को ज़रूरत पड़ी है, तब हमने तलवारों के दम पे भी देश और समाज की रक्षा की है, और जब हमें ज़रूरत पड़ी है कलम की, तो हमारे महापुरुषों ने कलम से भी देश और समाज की रक्षा करने का काम किया। तो अगर ये कुछ सामंतवादी मनवादी लोग अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं संविधान ख़त्म कर दूंगा और सुकून से बैठ जाऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ना होने वाला, क्योंकि हम लोगों ने शंकराचार्य जी हैं जो ये चलाना कहते छोड़ा है, हैं कि जो दलित लेकिन का काम है वो उसको करना जी। पड़ेगा और जो छत्री का काम है वो उसको करना पड़ेगा। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आज ये बोलते हैं छत्री एक ही वर्ग को बोला जाता है, तो ये जो मौर्य वंश के राजा हुए, राजवंश के राजा हुए, जैसे मौर्य वंश में राजा हुए हमारे सम्राट अशोक जी, और उनके जो 10वीं पीढ़ी के राजा थे राजा भद्रथ जी, ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल, ये छत्री बिल्कुल नहीं थे क्या? ये महाराजा बिजली लाखन पासी, पासी, महाराजा सातन पासी, बिल्कुल, महाराजा बिल्कुल। छीता लेकिन पासी, आज ये शायद क्या है राजा नहीं हमारे थे? आपके अपने ही समाज के लोग उनका नाम लेने से शर्म करते हैं और कई लोगों को जानकारियां ही नहीं है। देखिए, हमारे बहुजन समाज के लोगों का इतिहास दबाया गया, हमारे महापुरुषों का इतिहास दबा के रखा गया। अगर मान्यवर काशीराम साहब इस मिशन को आगे ना बढ़ाते तो शायद आज भी हम लोग अपने महापुरुषों से अनभिज्ञ होते। तो वही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब आप शिक्षित होंगे तभी तो आप अपने बारे में जानेंगे। भाई ये सरकारें क्यों हम लोगों को शिक्षा से दूर कर रही हैं? क्यों भाई ये 5 किलो राशन दे सकते हैं हर महीने हर व्यक्ति को, तो क्या ये फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते अच्छी? ये भी तो सोचने का विषय है। तो फिर वही चीजें हैं ना, बाबा साहब ने इसीलिए तो नारा दिया था कि जिस समय हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे और अपने वोट की ताकत
और अपनी ताकत को समझ लेंगे अच्छा, एक लास्ट तो उनसे सवाल बड़ा आपसे। भिखारी कोई नहीं होगा। जो जो लोग आज समाज हम में लोगों अपना जी वोट कुछ पैसों और शराब जी के लिए बेच देते हैं, उनके लिए कुछ, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ मैसेज छोड़ रहे हैं आप? लास्ट बात ये। देखिए, वही बाबा साहब जब अपना संविधान लागू करवा के संसद से बाहर निकले तो आचार्य कृपलानी ने पूछा था उनसे, क्योंकि बाबा साहब उस समय बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि आज हमने वो कार्य किया है जिसमें एक अगड़े वर्ग का हो, चाहे एक पैसे वाला हो, चाहे एक अरबपति हो, चाहे एक रिक्शा चालक हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक किसान हो, हर किसी की औकात सेम है। और पहले उन्होंने यही बोला था कि आज तक मैंने आज वो किया है कि आज तक राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन अब मतदान पेटी से जन्म लेगा। हमने वोट का अधिकार दिया है अपने लोगों को। तो आचार्य कृपलानी ने बोला कि आपके लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, कमज़ोर हैं और बिकने वाले हैं। तो मुस्कुराते हुए बाबा साहब ने बोला था कि हाँ, मैं मानता हूँ हमारे लोग बिक जाते हैं कुछ पैसों में, हमारे लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें अपने वोट का एहसास हो गया और जिस दिन उन्हें अपने वोट की असली ताकत पता चल गई तो आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। तो आज हमारा बहुजन समाज अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ रहा है, तो इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जब विचारधारा से जुड़ रहा है तो वो शिक्षा की ओर भाग रहा है। आपने देखा होगा पहले अगर जहाँ पे लाखों करोड़ का दान जाता था वहाँ पे कम हुआ है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हमारा बहुजन समाज जागरूक होने लगा है। और ये लोग अगर सोच रहे हो कि हम कुछ किताबें जला के या हम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के या हम बहुजन समाज के मूर्तियों को तोड़ के हमारे बहुजन समाज का इतिहास छुपा के अगर सोच रहे हो कि ये उनकी विचारधारा ख़त्म कर दें, तो उनके लिए दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब पेरियार लाल यादव, ज्योतिबा फुले, जननायक मंदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार लाल यादव, जननायक मंदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान है वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो संविधान को मिटाना चाहते हैं। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि मैं भी भली भांति जानता हूँ और हमारे लोग भी भली भांति जानते हैं कि ये सोशल मीडिया और छोटे छोटे यूट्यूबरों से ही हम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचती है और ये सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँचती है, क्योंकि बिका हुआ मीडिया कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा और सच्चाई कभी नहीं दिखाएगा। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।